आगे एक सार्वजनिक पेशाब खाना था, जहां से तेज बदबू आ रही थी। 10 कदम और आगे चलने पर 64 नंबर कोठे के ठीक सामने चाय वाला की चाय की खानदानी दुकान थी। चाय की दुकान से 5 कदम हटकर अधेड़ उम्र की दरमियाना कद की पार्वती खड़ी थी। उसकी उम्र 45 साल के करीब लग रही थी। वह सड़क के बगल से होकर गुजरने वाले ऐसे राहगीरों को इशारा करके बुला रही थी, जो लार टपकाती निगाहों से कोठे की तरफ देख रहे थे। पार्वती की आंखें और गाल अंदर की तरफ धंसने लगे थे। चेहरे पर सिकुड़न के निशान साफ साफ झलकने लगे थे। अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी छोटी छोटी काली आंखों में काजल लगाया हुआ था। गर्मी की वजह से पार्वती का शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां सजी हुई थीं। सोने की बड़ी बड़ी बालियां कानों से नीचे कंधे की तरफ लटक रही थीं। वह लाल रंग की साड़ी में ढकी हुई थी, ताकि ग्राहकों को आसानी से अपनी तरफ खींच सके। पिछले 3 घंटे से पार्वती यूं ही चाय की दुकान के बगल में खड़ी होकर राहगीरों को अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया था। पार्वती को आज से 10 साल पहले तक ग्राहकों को फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। आज से 28-29 साल पहले जब पार्वती इस कोठे में आई थी तो उसको सबसे ऊपरी मंजिल यानी चौथी मंजिल पर रखा गया था, जहां 3 सालों तक उसकी निगरानी होती रही थी। वहां तो वह बेंच पर बैठी रहती थी और सिंगार भी बहुत कम करती थी, फिर भी ग्राहक खुद उसके पास बिना बुलाए आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि इक्का दुक्का ग्राहक ही फंस पाते हैं। जो धंधेवालियां अब अधेड़ उम्र की हो गई हैं, वे सबसे निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दी गई हैं। चौथी और तीसरी मंजिल पर सभी नई उम्र की धंधेवालियां बाजार को संवारती हैं। दूसरी मंजिल पर 25 से लेकर 40 साल की उम्र तक की धंधेवालियां हैं और सबसे निचली मंजिल पर 40 साल से ज्यादा उम्र की धंधेवालियां रहती हैं, जो किसी तरह अपनी उम्र इस कोठे में गुजार रही हैं। ऊपरी मंजिलों पर जहां लड़कियां एक बार में ही 400-500 से ज्यादा रुपए ऐंठती थीं, वहीं पार्वती को सिर्फ 50-100 रुपए पर संतोष करना पड़ता था। उसमें से भी आधा पैसा तो कोठे की मालकिन यमुनाबाई को चुकाना पड़ता था। आज जब पुराना जाना पहचाना ग्राहक रामवीर, जिसकी करोलबाग में कपड़ों की खानदानी दुकान है, पार्वती को देखकर बड़ी तेजी से शक्ल छुपाता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया तो पार्वती को बहुत दुख हुआ। वो उन दिनों को याद करने लगी जब रामवीर की शादी नहीं हुई थी। तब वो अक्सर अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए पार्वती के पास आता था। अब पिछले कुछ महीने से एक बार फिर उसने इस कोठे में आना शुरू किया है, लेकिन रंगलिया नई उम्र की लड़कियों के साथ ऊपरी मंजिल पर मनाता है। मंटू जैसे 50 से भी ज्यादा पुराने ग्राहक थे, जो पार्वती की तरह ही 45 साल से ज्यादा के हो चुके थे। इनके बच्चे भी जवान हो गए थे, लेकिन ये लोग भी हफ्ते में 1-2 बार 64 नंबर के कोठे में हाजिरी दे देते थे। इनमें से कई चेहरे पार्वती को अच्छी तरह से याद हैं। वह अभी तक इन्हें नहीं भूल पाई है। इन ग्राहकों में से कुछ की प्यारा मोहब्बत वाली घिसी-पिटी बातें आज तक पार्वती के कानों में गूंजती रहती हैं। लेकिन अब जब ये लोग पार्वती को देखकर तेज कदमों से ऊपर की मंजिलों पर चले जाते हैं तो वह टूट जाती है। पार्वती नेपाल के एक खूबसूरत गांव से यहाँ आई थी। कोठे की दुनिया में फंसकर वह सिगरेट शराब पीने लगी थी। इसके बाद वह जिंदगी की सारी कमाई अपने आशिकों, दलालों और सहेलियों के साथ पी गई। पार्वती के साथ 10 और लड़कियां भी नेपाल से यहाँ आई थीं। आधी से ज्यादा लड़कियां अपना 5 साल का करार पूरा करके वापस लौट गईं और दूरदराज के पहाड़ी गांवों में अपने भविष्य को संवार चुकी थीं, लेकिन पार्वती की बदकिस्मती ने उसको इस दलदल से निकलने ही नहीं दिया। दुनिया में देह धंधा ही एक ऐसा पेशा है जहां पर अनुभव और समय बढ़ने के साथ आमदनी और जिस्म फरोशी की कीमत में गिरावट होती जाती है। नई उम्र की धंधेवालियों को तो मुमांगा पैसा मिल जाता है। पार्वती जब 16 साल की थी तो उसको चौथी मंजिल पर जगह मिली थी। उसके बाद तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल पर आई और अब पहली मंजिल की अंधेरी कोठरी में आकर अटक गई है, जहां पर बाहरी दुनिया को झांकने के लिए एक खिड़की तक नहीं है। जब दिल नहीं लगता था तो पार्वती शीतल से बात करती थी,
जो उसी के साथ नेपाल से यहाँ आई थी। शीतल की एक बेटी थी जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था। उस लड़की ने 1 साल पहले अपनी मां का कारोबार संभाल लिया था और चौथी मंजिल पर अपना बाजार लगाती थी। उसके पास ही तीसरे बिस्तर पर सलमा रहती थी, जो राजस्थान के सीकर जिले से आज से 25 साल पहले यहाँ आई थी। उसको भी किसी अजनबी से एक बेटा पैदा हो गया था। बेटा अब मां को सहारा देने लगा था। उसको तालीम हासिल करने का मौका कभी नहीं मिल पाया था। अब वो लड़का दलाली का काम करने लगा था। वह अजमेरी गेट, कमला मार्केट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ग्राहकों की तलाश में मंडराता रहता था। वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। कभी कभार तो वह ग्राहक से हजारों रुपए ऐंठ लेता था। दूसरी तरफ लक्ष्मी बैठती थी, जो तेलंगाना के करीमनगर से पार्वती के जमाने में यहाँ आई थी। उसकी हालत कमोबेश पार्वती जैसी ही थी। पार्वती की तरह ही लक्ष्मी को किसी भी अजनबी से कोई औलाद नहीं हो पाई थी। पार्वती की यही तीनों सबसे अच्छी सहेलियां थीं, जो अपना सुख दुख बांटती थीं। यही पार्वती का एक छोटा सा संसार था, एक छोटा सा समाज था। पार्वती का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू से काफी ऊपर एक सुंदर पहाड़ी गांव में हुआ था। गांव काफी चढ़ाई पर था, जहां पर तब 3 दिन तक पैदल चलकर पहुंचने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। लोग वहां से रोजगार की तलाश में मैदान और तराई के हिस्से में आते थे, क्योंकि गांव में जीविका का कोई भी अच्छा जरिया नहीं था। पार्वती के माँ बाप भी गांव के ज्यादातर लोगों की तरह गरीब थे और उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह खेती पर ही निर्भर करती थी। जब पार्वती 10 साल की थी तो उसका पिता बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से चल बसा था। अब घर में काम करने वालों में माँ अकेली बच गई थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में माँ को काफी पसीना बहाना पड़ता था। वह पूरा दिन अपने छोटे से खेत में काम करती थी और बकरियां और भेड़ें पालती थी। पार्वती कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। पार्वती के घर से थोड़ा सा हटकर धर्म बहादुर का घर था। उसका घर दूर से देखने पर ही किसी सुखी अमीर आदमी का घर लगता था। धर्म बहादुर हर साल 6 महीने के लिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला जाता था और पैसा कमाकर गर्मी के मौसम में घर लौट आता था। उसके बीवी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे। पार्वती की मां की नज़र में धर्म बहादुर बहुत मेहनती और नेकदिल इंसान था। एक बार धर्म बहादुर दिल्ली से घर लौटा तो उसने पार्वती की मां से कहा, अब तो पार्वती 15 साल की हो गई है। अगर वह मेरे साथ दिल्ली जाती है तो उसको अपनी जान पहचान के सेठ जी के घर में बच्चों का ख्याल रखने का काम दिला देगा। उनका बच्चा छोटा है। पार्वती बच्चे की देखरेख करेगी। पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा और 2 सालों के अंदर वह मेरे साथ गांव वापस आ जाएगी। माँ ने कुछ सोच विचार किया और फिर वह मान गई, क्योंकि धर्म बहादुर एक अच्छा पड़ोसी था और माँ को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। पार्वती के मन में भी अब दिल्ली जाने की लालसा जागने लगी थी। वह अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। चेहरे पर खूबसूरती चढ़ने लगी थी। वह दिल्ली के बारे में काफी सुन चुकी थी। अब उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसी सर्दी में माँ ने पार्वती को धर्म बहादुर के साथ दिल्ली भेज दिया। चूंकि वह उनका पड़ोसी था और पार्वती का दूर का चाचा लगता था, इसीलिए माँ उस पर यकीन करती थी। पार्वती के पिता के मर जाने के बाद वह उन दोनों की थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। धर्म बहादुर पार्वती को हिमालय के आगोश में बसे हुए इस छोटे से पहाड़ी गांव से उतारकर सीधा दिल्ली के जीबी रोड के इस 64 नंबर कोठे में ले आया। अब अल्हड़ और भोली भाली पार्वती को मालूम हुआ कि वह तो एक दलाल के हाथ में फंस गई है। धर्म बहादुर 64 नंबर कोठे की चौथी मंजिल पर धंधेवालियों से नकदी वसूल कर बक्से में रखता था और यमुनाबाई को हिसाब किताब दिया करता था। वह यमुनाबाई के लिए कई सालों से काम करता आ रहा था। इस तरह से पार्वती कोठे की बदबूदार दुनिया में फंस गई थी। इस घटना ने उसकी जिंदगी के रुख को पूरब से पश्चिम की तरफ मोड़ दिया था। धर्म बहादुर ने कुछ पैसा माँ को ईमानदारी से पहुंचा दिया था, लेकिन पार्वती दिल से काफी टूट गई थी। धर्म बहादुर ही उसकी जिंदगी का पहला ऐसा मर्द था जिसने उसे कच्ची कली से फूल बना दिया था और फिर उसके बाद यमुनाबाई को एक सेठ ने
शगुन में मोटी रकम दी और वह इस मासूम कली को 2 हफ्ते तक चूसता रहा। वह चाहकर भी यह सब नहीं रोक सकी थी। इसके बाद तो पार्वती पूरी तरह से खुल चुकी थी। उदासी और डर की दुनिया से 3 महीने के अंदर ही बाहर निकल आई और कोठे की रंगीन दुनिया में इस तरह खो गई कि 30 साल किस तरह बीते, इसका उसे पता भी नहीं चला। हाँ, यहाँ आने के 3 साल बाद वह एक बार घर लौटी थी, पर तब तक माँ बहुत ज्यादा बीमारी हो चुकी थी। बेटी के घर लौटते ही माँ 1 महीने के अंदर ही चल बसी। कुछ दिनों के बाद पार्वती को फिर से उस कोठे की याद आने लगी थी, जहाँ पर कम से कम उसके आशिक उसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते थे। उसने घर में ताला मारकर चाबी पड़ोसी को दे दी और फिर से कोठे की इसी रंगीन दुनिया में लौट आई। तब से लेकर आज तक वह यहीं पर फंसी रह गई। जब कभी पार्वती बहुत ज्यादा मायूस होने लगती थी, तब वह सलीम चाय वाले से गुफ्तगू करके अपने दिल को बहलाती थी। सलीम चाय वाला अपने अब्बा की मौत के बाद पिछले कई सालों से अकेला ही चाय बेचता आ रहा था। वह भी अब बूढ़ा हो गया था। वह पार्वती के सुनहरे लम्हों से लेकर अभी तक की बदहाली का गवाह बनकर इस कोठे के गेट के सामने चाय बेचता आ रहा था। वह पार्वती को कभी कभार मुफ्त में चाय, पान और सिगरेट गुटखा दे दिया करता था। जब इन सब चीजों से भी उसका दिल तंग हो जाता था तो वह वीर बहादुर के पास कुछ देर बैठकर नेपाली भाषा में बात कर लेती थी और अपने वतन के हालात पूछ लेती थी। वीर बहादुर पार्वती के गांव के ही आसपास के किसी पहाड़ी गांव से यहाँ आया था और रिश्ते में धर्म बहादुर का दूर का भाई लगता था। अपने देशवासियों से बात करके दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिलता था। जब पार्वती सड़क के किनारे खड़ी खड़ी थक जाती थी और कोई ग्राहक भी नहीं मिलता था तो वह उसी अंधेरी कोठरी में वापस लौट आती थी, जहां रात हो या दिन हमेशा एक बल्ब टिमटिमाता रहता था और उस बल्ब में इतनी ताकत नहीं थी कि वह पूरी कोठरी को जगमगा पाए। जब पार्वती खाली होती थी तब वह सामने रेलवे स्टेशन पर खड़ी जर्जा होती एक मालगाड़ी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए खो जाती थी कि धंधेवाली की जवानी और जिंदगी भी इसी मालगाड़ी की तरह है, जो तेज रफ्तार से कहां तक चली जाती है, इसका पता भी नहीं चल पाता है। जब वह ज्यादा चिंतित हो जाती तो सलमा उसको हिम्मत बंधाते हुए कहती थी, मेरा बेटा है ना, तुमको कुछ भी होगा तो वह मदद करेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक हम दोनों साथ साथ रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी। तुम रोती क्यों हो? हम तवायफों की जिंदगी ही ऐसी है, इस पर रोना धोना बेकार है। अपनी सहेलियों की ऐसी बातों को सुनकर पार्वती ने आंसू सुखा लिए और अगले दिन के धंधे के बारे में सोचने लगी। शाम को चारों सहेलियां मिलकर शराब खरीदती थीं और नशे में खोने की कोशिश करती थीं, लेकिन शराब भी अब उन पर कुछ असर नहीं कर पाती थी। इधर कई दिनों से पार्वती काफी परेशान रहती थी। अपने पुश्तैनी घर के सामने के बगीचे, पेड़ पौधे, पहाड़ पर झरने के उन सुंदर नज़ारों को काफी याद किया करती थी। उन्हें देखने की काफी चाहत होती थी, लेकिन वह ऐसे कैदखाने में बंद थी जहां शुरुआती दिनों की तरह अब ताला नहीं लगता था, लेकिन इतने सालों बाद इस कैदखाने से आज़ाद होकर भी अपने आप को अंदर से गुलाम महसूस करती थी। अब वह चाहकर भी कहीं जा नहीं पाती थी। सुबह हो गई थी। अचानक पार्वती की नींद टूट गई। ऊपरी मंजिल से नेपाली लड़कियों के रोने की आवाज कानों में गूंजने लगी। वह उठकर बैठ गई और आंखों को मलते हुए सोचने लगी, ये लड़कियां मेरी हमवतन क्यों रो रही हैं? कोई लड़की ऊपर मर तो नहीं गई? पार्वती दौड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह वहां पर पहुंची, वैसे ही पाया कि कई लड़कियां जोर जोर से छाती पीट कर रो रही थीं। पूछने पर पता चला कि आज सुबह काठमांडू के आसपास एक विनाशकारी भूकंप आया है और सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत सारे घर तहस नहस हो गए हैं और हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। इसमें कई लड़कियों के सगे संबंधी भी मर गए थे। सामने वीर बहादुर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसको देखकर पार्वती ने पूछा, तू क्यों आंसू बहा रहा है बे? तेरा भी कोई सगा संबंधी भूकंप की चपेट में आया है क्या? इस पर वीर बहादुर के मुंह से कुछ शब्द निकले, मेरा मौसेरा भाई धर्म बहादुर भी अपनी बीवी बच्चों समेत घर में दबकर मर गया है। गांव में काफी लोग भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। सब कुछ तबाह हो गया है। इतना कहकर वीर बहादुर रोने लगा,
लेकिन पार्वती की आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं निकले। उसके गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर बिखरने लगी। इसे देखकर वीर बहादुर काफी अचरज में पड़ गया, किंतु पार्वती पर इन लोगों के रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन पार्वती ने सुबह के 10 बजे बैग में अपना सारा सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। उसकी सहेलियां शीतल, लक्ष्मी और सलमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतने सालों बाद वह अपनी सहेलियों को नम आंखों से विदाई दे रही थी। वीर बहादुर तीसरी मंजिल से पार्वती की तरफ टकटकी निगाह से देख रहा था। सामने सलीम चाय वाले ने एक पान लगाकर पार्वती को दे दिया। पार्वती पान को शान से चबाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों के अंदर ही वो हमेशा के लिए इन लोगों की नज़रों से ओझल हो गई।